दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ये हुकूमत फासिस्ट है और फिस्ताई हुकूमत आवाम से डरती है। 2010-11 के ज़माने से पूरा मीडिया ख़रीद के उन्होंने रखा हुआ है। अब सोशल मीडिया आ गया साहब ने, सोशल मीडिया ने आउटकास्ट कर दिया मेन स्ट्रीम मीडिया को। अब आप देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर 35 करोड़ एक चैनल देखा जा रहा है टीआरपी की रेटिंग के हिसाब से, तो आप सोशल मीडिया को उठा के देख लीजिए तो उससे कहीं ज़्यादा देखा जा रहा है। तो वो बहुत इफ़ेक्टिव टूल हो गया है। अदरवाइज़ आप देखिए जो 500 पेज की चैट अर्नब गोस्वामी की है वो इतनी काफ़ी है कि उसकी बुनियाद पर सरकार गिर सकती है। उत्तर प्रदेश में सिद्दीक कप्पन जी सिर्फ रिपोर्ट ही तो करने गया था, लेकिन वो एक मुजरिम चीफ मिनिस्टर की रियासत में चूँकि उसने पैर रखा था इसलिए उसकी सज़ा भुगतते आज तक, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ज़मानत तक नहीं दी। इधर से तो आप 7 स्टेट्स को हमारे यहाँ ख़राब कर रहे हैं, उधर उत्तरांचल पर चीन की सरहद मिल रही है, उधर कश्मीर में 37,000 किलोमीटर अक्साई चीन पहले से चीन के हाथ में है, और अब गलवान से अंदर घुसा चाह के पूरे लद्दाख को छीनने के चक्कर में आप यूनियन टेरिटरी बना के खुश हो गए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। जिस तरीके से देश का माहौल खासकर 2014 के बाद में जो तब्दीली आई है, खासकर जो दबा कुचला तबका जिसे मुसलमान कह लें, दलित कह लें, आदिवासी कह लें, उनके साथ में जो ज़्यादती हुई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके का जो एक मजबूती के साथ में खड़ा होना चाहिए लोगों को, क्या लोग डरते हैं अब भी निकलने में, हक़ के लिए आवाज़ उठाने में? पूरे मुल्क में इस तरह का हालात देखे जा रहे हैं, पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है। देखिए, सिंपली अगर एक जुमले में कहूँ तो ये हुकूमत फासिस्ट है और फिस्ताई हुकूमत आवाम से डरती है। वो चाहती है कि आवाम या तो उसके कब्ज़े में रहें या सामने ना आए। मौजूदा हुकूमत पर्टिकुलरली 2019 के बाद अपने सेकंड टर्म में बहुत खौफज़दा सरकार है। 200 साल के अज़ाइम हैं जो इस सरकार को पूरे करने हैं, या जिसको हुक्म है कि वो इन अज़ाइम को 200 साल के पूरा करे। और इस मुल्क का मिजाज और इस मुल्क की राय आमा उन अज़ाइम के ख़िलाफ़ है। उसको जब प्रताड़ित किया तो पहले झटके में वो कुछ खौफज़दा हुई, लेकिन दूसरे में उसका जो जमहूरी मिजाज है उसने उसको सड़क पे आखिरकार ला के खड़ा कर दिया। अब हुकूमत अपनी खौफजदगी को छुपाने के लिए इन जमहूरी फोर्सेस को खौफज़दा करने की कोशिश कर रही है अपनी दमनकारी नीति के ज़रिए। ये हुकूमत का खौफ है दरअसल। रहमान साहब, जिस तरीके से हुकूमत का खौफ बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से देखा कि जो ज़मीनी लेवल की जो ख़बरें, जो हक़ के लिए जो ख़बरें आवाज़ उठती है, उन ख़बरों को जो पत्रकार दिखाते हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें जेलों में ठूंसा जा रहा है। जबकि पिछले दिनों बड़ा सुर्खियां बनी थी, अर्नब गोस्वामी का एक चैट को लेकर के वायरल हुआ था, और जो बातें उसमें थी हमलों को लेकर, दहशतगर्दी को लेकर, तमाम वो चीज़ें थी। उसके बावजूद अर्नब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो पत्रकार सच्चाई दिखा रहा है उसको जेल में ठूंस दिया गया। मैंने पहले ही कहा, फस्ताई जहन ऐसे ही काम करता है। वो अगर आप मीडिया को उसको लगेगा तो मीडिया सारा उन्होंने ख़रीद के रखा हुआ है 2014 के पहले से ही, यानी 2010-11 के ज़माने से पूरा मीडिया ख़रीद के उन्होंने रखा हुआ है। अब सोशल मीडिया आ गया साहब ने, सोशल मीडिया ने आउटकास्ट कर दिया मेन स्ट्रीम मीडिया को। अब आप देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर 35 करोड़ एक चैनल देखा जा रहा है टीआरपी की रेटिंग के हिसाब से, तो आप सोशल मीडिया को उठा के देख लीजिए तो उससे कहीं ज़्यादा देखा जा रहा है। तो वो बहुत इफ़ेक्टिव टूल हो गया है। लेकिन इसीलिए अब सोशल मीडिया पर भी अब जो है वो लगाम लगाने की इसीलिए उसकी कोशिश अब हो रही है, और इसलिए अभी ये तांडव वगैरह को लेके जितना तांडव मचाया गया था वो उसी बुनियाद पर था कि उस जो बिल्कुल ये मोबाइल स्क्रीन का जो मीडिया है इसको इस पर कोई कदगन और लगाम लगाई जाए। अदरवाइज़ आप देखिए जो 500 पेज की चैट अर्नब गोस्वामी की है वो इस
इतनी काफ़ी है कि उसकी बुनियाद पर सरकार गिर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जो पुलवामा के अगर को 2014 में हुआ होता तो बिल्कुल तो सरकार गिरती है। और जो इतना बड़ा वाक़या है कि जिस पे सरकार को गिर जाना चाहिए, वहाँ उसका रिस्पॉन्सिबल आदमी गिरफ्तार तक नहीं हो पा रहा है। भले ही वो अभी हाइबरनेशन में है, छुपा हुआ है, लेकिन उसको तो पाताल से ढूंढ के निकाल लाना चाहिए था। और उसके बरक्स आप देखिए उत्तर प्रदेश में सिद्दीक कप्पन जी सिर्फ रिपोर्ट ही तो करने गया था, लेकिन वो एक मुजरिम चीफ मिनिस्टर की रियासत में चूंकि उसने पैर रखा था, इसलिए उसकी सज़ा भुगतते आज तक, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जमानत तक नहीं दी। ये बड़ी हैरानी की बात है कि कहाँ तो आप प्रधानमंत्री के करीबी हैं या सत्तापक्ष के करीबी हैं तो आपको ज़मानत भी आसानी से मिल जाती है। जो बातें चैट में आई थी उसमें कुछ जजों को लेकर भी कुछ बातें थी, अर्नब गोस्वामी को लेकर, तो ये हम बिल्कुल न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन जिस तरीके का जो नज़र आ रहा है, जो दिख रहा है, जो हो रहा है, वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, न्यायपालिका पे सवाल उठाने की हमको ज़रूरत नहीं है। 4 जजेस जब बाहर आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो इंडिपेंडेंट इंडिया का वो पहला वाक़या था। कोई ना कोई सफोकेशन तो अंदर रहा होगा जजेस के अंदर, तो जुडिशरी खुद आवाम के बीच आ गई शिकायत करने के लिए, बहुत ही बड़ी हैरान करने वाली दबाव की शिकायत करने के लिए जुडिशरी खुद बाहर आई है और उसने अपनी शिकायत आवाम के दरबार में रखी है। तो हमको तो उसकी ज़रूरत है, लेकिन एक बात आप गौर कीजिए, जो वो मुद्दे जो जिनसे करोड़ों लोगों के मामलात वाबस्ता हैं, मसलन ये कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, 10% इकोनॉमिक कोटा का कानून सुप्रीम कोर्ट में चेंज हुआ, ट्रिपल तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, CAA का कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। अभी तक कोर्ट को फुर्सत नहीं मिली है इनमें से किसी एक केस के डेट दे के एक भी हियरिंग करने की, और अर्नब गोस्वामी की 4 हियरिंग्स एक हफ्ते में करी इसी सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब वो सफोकेशन जुडिशरी अपना बताती है अवाम के बीच आके, तो अवाम को ये हक है कि वो अपना ये सफोकेशन भी जुडिशरी को बताए, चाहे वो मीडिया के जरिए हो, चाहे वो कोर्ट में जाके। अभी किसान एक तो नहीं है ना, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों किसान शिकायत कर रहा है। लेकिन उन किसानों को हमने देखा कि कई वीडियोस देखी हमने कि लोग ये कहने लगे हैं अब कि जो तैयारियां आप किसानों को रोकने के लिए कर रहे हैं, बैरिकेटिंग जो कर रहे हैं, कई किलोमीटर तक की तार बिछा दी गई है, यहाँ पर किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है सरकार। लेकिन आपने देखा कि चीन जो है वो सरहदों में घुसता जा रहा है, वहाँ पर कुछ वो करने का वो नहीं है, लेकिन किसानों को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, बहुत बड़ा आपने एक ही सवाल में 2 बहुत बड़े मुद्दे खड़े किए हैं। किसानों के बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि अभी जो कुछ किया जा रहा है, कीले ठोक रहे हैं, पहले वहाँ खड्डे खोदे थे, अभी वो कोबरा वायर। आपको मालूम है कोबरा वायर और ये खड्डे और ये नेल वाले जो ब्रैकेट कहाँ इस्तेमाल हुए हैं? ये फ़लस्तीन में इस्तेमाल हुए और कश्मीर में इस्तेमाल हुए, 2 जगह इस्तेमाल हुए। अब सिर्फ पैलेट गन रह गया है, वो भी कश्मीर में इस्तेमाल कर चुके हैं पैलेट गन। इजराइल से आई थी कश्मीर में बिल्कुल। और अब किसान उसका नंबर ना बन जाए, दुआ कीजिए कि ऐसा ना हो। लेकिन हुकूमत का ये अंदाज़ कि इजराइल और कश्मीर के लोगों को जैसे टैकल किया जाता है, वैसे आप एक जेन्युइन डिमांड लिए हुए डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाने वाले किसानों के ख़िलाफ़ वो एटीट्यूड इख्तियार करेंगे, इससे बड़े जमहूरियत का कोई दूसरा मजाक नहीं हो सकता। और जो आपने दूसरी बात जो आपने चीन के बारे में उठाई, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। ये सरकार, मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये देशद्रोही सरकार है। और इसका देशद्रोह इस बात से साबित होता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पूरे तौर पर बॉइलिंग बॉर्डर है, 7 स्टेट्स हमारी ख़तरे में हैं, और वहाँ से कश्मीर में गलवान वैली तक अरुणाचल अंदर घुस आई हैं 100 किलोमीटर तक। ये तो एक गांव, ये तो एक वाक़या है। और जो दूसरा वाक़या कल हुआ, जिस पे सबके मुंह में दही जमी हुई, एक लफ्ज़ कोई बोला नहीं अभी तक। हमको तकलीफ़ होती है, देश खतरे में है तब तकलीफ़ होती है, और सरकार आंखें बंद करती है और मसलहत से काम लेके झूठ बोलती है, तब तकलीफ़ होती है। देश के लिए होती है वो तकलीफ़। कल म्यांमार में फ़ौज की हुकूमत आ गई, चीन के ताउन से आई है।
चीन की हुकूमत बन गई है म्यांमार में, जो फौजी हुकूमत आई है। और इसका सीधा मतलब करोड़ों रुपया देकर आए थे वहां पर बात जी, और वो फौज हमारी हुकूमत के खिलाफ रही है, बिकॉज हमने उनकी इजाज़त के बगैर म्यांमार की टेरिटरी में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया था, याद होगा आपको 2018 में जी। और तब से फौज खिलाफ। और अब चाइना जो वहाँ आ रहा है, तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, पूरी की पूरी वो बेल्ट जो है, उधर से चाइना बैठ गया आके। इधर सिक्किम वाली साइड पे सिक्किम और असम की का वो हमारा चिकन नेक रोड है, वहाँ पर चाइना डायरेक्ट बैठा हुआ है, वहाँ थ्रो म्यांमार बैठा है। हमारे 7 स्टेट्स का क्या होगा, इस पे सरकार सोच नहीं रही और एक लफ्ज़ बोल नहीं रही। और अब 6 साल से मुस्तकिल बोल रहे हैं, बल्कि इसके पहले जब बोडो का मामला हुआ था तब से कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारे हाथ से जा रहा है। डोकलाम पे खड़े होकर हमारे फौजियों को चीनियों ने मारा, और ये यहाँ पर गलबतियाँ कर रहे हैं, ये जाके झूले झूलते हैं वहाँ पे बैठ के। तो उस पर गुस्सा नहीं आएगा, तकलीफ नहीं होगी कि इधर से तो आप 7 स्टेट्स को हमारे यहाँ ख़राब कर रहे हैं, उधर उत्तरांचल पर चीन की सरहद मिल रही है, उधर कश्मीर में 37,000 किलोमीटर अक्साई चीन पहले से चीन के हाथ में है, और अब गलवान से अंदर घुसा चाह के पूरे लद्दाख को छीनने के चक्कर में आप यूनियन टेरिटरी बना के खुश हो गए। ये बेवकूफ़ बनाते भारत के लोगों को। तो बिल्कुल रहमानी साहब, ये जो कहा जा रहा है कि जो मोदी हैं प्रधानमंत्री, उनका जो विज़न, उनका जो आइडियोलॉजी है वो मुल्क को लेकर नहीं है, वो सिर्फ हिंदुत्व को लेकर है। मुल्क से उनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व के लिए वो आगे बढ़े। अरे यार ले आओ ना आप हिंदुत्व को, हमको हिंदुत्व से कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन करो ना। यानी मोहन भागवत आरएसएस के चीफ है, मैंने खुद कहा, आप बताइए ना हिंदुत्व क्या है। हिंदू कंफ्यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी को लेके कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आप बताइए हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा, हिंदू राष्ट्र उसको एक्सप्लेन कीजिए कि हिंदू राष्ट्र में ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्या है खंड। कोई आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है, आप बात नहीं करते। अरे भैया हिंदू राष्ट्र लाना है तो उसको एक्सप्लेन करो, लाओ, पर देश तो मत तोड़ो, देश के लोगों के साथ तो ये जुल्म ना करो, किसानों को तो गोली मत मारो, उन पे तो पानी मत दो। कश्मीर हमारा है तो कश्मीरियों को तो अपनाओ। क्यों, हमारे मुल्क में 14 लाख फौजी है, 8 लाख वहाँ पर बैठा है, 60% आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस अकेले कश्मीर में बैठी हुई है। ये क्या मजाक है भाई? हिंदुत्व का आपका अरमान है, एक फेल्ड आइडियोलॉजी है। हिंदुत्व एक फेल्ड आइडियोलॉजी है। अगर वो सक्सेसफुल थी तो आप लागू करो। आप तो डिस्क्राइब तक करने की औकात नहीं रखते कि आप उसे डिस्क्राइब कर सके कि हिंदुत्व होती क्या चीज़ है, और आप हिंदुत्व चिल्लाते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदार, आप लाओ हिंदुत्व, एक्सप्लेन कर दो, डिबेट कर लो, डायलॉग कर लो, ले आओ हिंदू। भाई इस मुल्क में, इस दुनिया में 50 से ज़्यादा मुस्लिम मुल्क हैं, 70 के करीब क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, 15 के करीब बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, एक ज्यूज़ की कंट्रीज़ भी है। 75 लाख लोगों का एक मुल्क ज्यूज़ ने अपना बना रखा है। नेपाल पहले एक अकेला हिंदू राष्ट्र होता था, बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी चला नहीं पाए उस हिंदू राष्ट्र को। आपको शौक हो रहा है यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने का, चलो मैं ये कंसेशन देने को तैयार हूँ कि आप 80% खुद को कहते हैं, हालांकि आप 80% नहीं है, ये आपका दावा है 80% हिंदू राष्ट्र, चलो बनाओ। लेकिन वो डेमोक्रेसीज जो क्रिश्चियन सेकुलरिज्म है, सेकुलर डेमोक्रेसीज हैं, जो मुस्लिम सेकुलर वहाँ तो ये मुतालबा भी कभी नहीं उठता, वहाँ तो इस किस्म के मसाइल भी पेश नहीं आते, वहाँ सिटीजनशिप में के लिए कोई CAA भी नहीं रहा था, कोई NRC भी नहीं कराता, वो रिलीजियस डिनोमिनेशन होने के बावजूद ये सब कुछ नहीं करते। आप सेकुलर होकर भी ये सब रिलीजियस हरकतें कर रहे हो, इसके बावजूद कि आपके जहन में कुछ भी नहीं है कि करना क्या है। तो आप डिफाइन कर दो, एक डिस्क्राइब कर दो, ले आओ। मगर ये तो ना करो ना कि ये जो आप पूरी मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर सीने पे पैर रख के एक A&A कंपनी के नाम में लिखे दे रहे हो, सारे देश को बेचे दे रहे हो, सारा जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हवाई जहाज़ के, आप एयर इंडिया भी बेच दोगे, आप रेल भी बेच दोगे, आप बसें भी बेच दोगे, आप सड़कें भी बेच दोगे, आप बैंक भी बेच दोगे, सब चीज़ उठा के आप जो है 2 गुजरातियों के नाम कर दोगे, 2 गुजराती राजनीति में बैठ गए, 2 गुजराती इंडस्ट्री में बैठ गए, मुल्क का बंटाधार। 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, देश जो है वो देखे। और बाकी सब हम आंखें बंद करके बैठ के देखते रहे। क्यों देखें भाई? हम ब्रिटिश कॉलोनी को हमने तो बर्दाश्त नहीं किया, ब्रिटिश कॉलोनी की गुलामी को हम इन 2 गुजरातियों की गुलामी क्यों बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।